आपको अपनी गवर्नमेंट की जमीन लेनी है तो उसमें आपके ऊपर पत्थर बरसाए जाएंगे। आपको अपने हिसाब से कॉन्स्टिट्यूशन प्ले करना है तो उसमें आपके ऊपर पत्थर बरसाए जाएंगे। अगर इस देश का बहुसंख्यक ही अपनी रैली निकालने के लिए जाएगा तो उस बात के ऊपर पत्थर बरसाया जाएगा। इसे एक तरफा बोलो ना कि एक तरफा केवल और केवल मारा जाता है और हम लोग केवल मार खा करके वापस आते हैं और फिर हम लोग जाते हैं उसी कॉन्स्टिट्यूशन के सामने कि भाई साहब हमें बचा लीजिए। एक गाड़ी लेने के लिए ना जीवन भर की कमाई लगाता है उस गाड़ी में, ठीक है, और उसके बाद उसमें इतने कैजुअली आग लगा देते हैं दंगाई, और उसमें आग लगा करके कहते हैं कि भाई साहब ये तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है। छतों पे छोटे छोटे बच्चे पत्थर लेके तैयार रहते हैं, ठीक है, उसके बाद सफेद टोपी वाले पत्थर लेकर के तैयार रहते हैं, काले कपड़े वाले पत्थर लेकर के तैयार रहते हैं। ये तीन ही लोग क्यों पत्थर लेके तैयार रहते हैं? क्या कभी आपने भगवे गमछे वाले को पत्थर लेके तैयार देखा है? इनको घर खाली करने से बहुत दिक्कत है। पूछिए क्यों? क्योंकि उस घर के नीचे ना इन्होंने पत्थर और पेट्रोल बम दबा रखे होते हैं। हमारे और उनमें बस इतना सा अंतर है कि हम वसुधा को कुटुंब मानते हैं और वो लोग कहते हैं कि अगर तुम जिहादी हो तो तुम्हारे साथ वही होना चाहिए जो हमारे किताबों में लिखा हुआ है, ठीक है, आसमान से जो किताब आई है। वक्फ बोर्ड वालों की नींव मजबूत कांग्रेस वालों ने रखी है सर, तभी आज वो लोग इतना उछल रहे हैं, ठीक है। देख के दुख होता है कि इस वक्त हमारे भारत देश में एक छोटी सी समस्या यह है कि सरकार ही बेसहारा बन के घूम रही है। पूछिए कैसे बेसहारा? इस प्रकार से कि अगर आपको अपनी गवर्नमेंट की जमीन लेनी है तो उसमें आपके ऊपर पत्थर बरसाए जाएंगे। आपको अपने हिसाब से कॉन्स्टिट्यूशन प्ले करना है तो उसमें आपके ऊपर पत्थर बरसाए जाएंगे। अगर इस देश का बहुसंख्यक ही अपनी रैली निकालने के लिए जाएगा तो उस बात के ऊपर पत्थर बरसाया जाएगा। अब इस वक्त जो है ना, कहने के लिए तो हम लोग बहुसंख्यक हैं, ठीक है, लेकिन जिस प्रकार से हम लोग पत्थर खाते हैं ना, हम लोग अल्पसंख्यक से भी नीचे गिने जाने चाहिए, ठीक है। क्यों? क्योंकि आप जहां जाएंगे हमारे ऊपर पत्थर के अलावा और कुछ यूज नहीं होता है, ठीक है। वो देखिए, गोली चलती है तो आदमी मर जाता है, ठीक है, लेकिन वो जो जख्म देते हैं ना, वो जख्म हमारे अंदर जीवन भर के लिए जिंदा रहते हैं, ठीक है। जो हल्द्वानी में हुआ, ये हल्द्वानी पहला हल्द्वानी नहीं है, इससे पहले नूह मेवात भी हो चुका है, इससे पहले जहांगीरपुरी भी हो चुका है, इससे पहले मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बंगाल, छत्तीसगढ़, रायपुर, जहां जाएंगे हर जगह दंगे हो रखे हैं। और दंगा देखिए, दंगे में क्या होता है? द्विपक्षीय होता है, दो पक्षों के बीच दंगा होता है। लेकिन जब हम ही लोग मार खा रहे हैं तो इसे दंगा क्यों कहते हो? इसे एक तरफा बोलो ना कि एक तरफा केवल और केवल मारा जाता है और हम लोग केवल मार खा करके वापस आते हैं और फिर हम लोग जाते हैं उसी कॉन्स्टिट्यूशन के सामने कि भाई साहब हमें बचा लीजिए, जो कॉन्स्टिट्यूशन खुद अपने कानून को कह रहे हैं कि भाई साहब हमें बचा लीजिए। देख रहे लव ट्रायंगल, देख रहे हैं आप इन तीनों का है। लव ट्रायंगल देखिए कि सरकार ने बोला कि भाई साहब ये रेलवे की जमीन है, आप इसे दे दीजिए। ये जो मजार है आपके पास, वही लोग कहते हैं कि भाई साहब राम मंदिर ही क्यों, और कहीं भी मंदिर बना सकते हो, अपने वहां के मंदिर में पहले पूज लो। तो मेरा भी उन लोगों से सिंपल सा सवाल है, सर वही मजार क्यों, और किसी मजार में भी आप पूछ सकते हैं, ठीक है। तो उस मजार को हटाने में क्या समस्या थी? मैं तोड़ना शब्द प्रयोग नहीं करूंगा क्योंकि वो गलत होगा उस चीज के लिए, लेकिन उस मजार को हटाने में क्या समस्या थी सर? अगर वो गवर्नमेंट हटा रही है उस चीज को, कॉन्स्टिट्यूशनल वे में ही हटा रही है ना, है, और उसके बाद आप पत्थर बरसाते और उसी अगर सरकार अपनी जमीन वापस लेना चाहेगी और उसके लिए प्रशासन को भेजेगी वहां पे, तो क्या प्रशासन पे पथराव करना सही है? सर ये सवाल पता है आपको किससे करना है? उसी प्रशासन से जो पत्थर खा करके वापस आया, उसी प्रशासन से जिस पूरे के पूरे थाने में आग लगा दी गई। सर वहां से वीडियोज आ रही है, एक आदमी ना, आपको पता है एक आदमी अपना एसेट कितनी मुश्किलों से खरीदता है। एक गाड़ी लेने के लिए ना जीवन भर की कमाई लगाता है उस गाड़ी में, ठीक है, और उसके बाद उसमें इतने कैजुअली आग लगा देते हैं दंगाई, और उसमें आग लगा करके कहते हैं कि भाई साहब ये तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है। मौलाना का बयान सुना ना आपने उत्तर प्रदेश का, कि अगर वो लोग हमारे पास आएंगे तो हम लोग तो अपनी रक्षा में हमला करेंगे ही करेंगे। अगर ये रक्षा होती है ना, तो अगर हम लोग अपनी रक्षा में उतर आए, ठीक है, मैं दंगे भड़काने वाली बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन अगर रक्षा तंत्र ही चलेगा तो फिर दोनों तरफ से चल ले। ये कैसा रक्षा तंत्र की, मतलब अपने आप को रक्षा करने के लिए सामने वाले को आग लगा दो? सर ये रक्षा जैसा कुछ नहीं है। मैं आपको एक चीज बताऊं, रक्षा कब होती है? जब आपके ऊपर फोर्सफुली आकर के सीधा आपके ऊपर लाठी बरसा रहे हैं। वो तो बुलडोजर लेके गए थे, चंद आदमी लेके गए थे, उसे हटाना था, उसके बाद वापस अपने घर आ जाते। लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। उन्होंने देखा कि ये बुलडोजर लेके आए हैं, छतों पे छोटे छोटे बच्चे पत्थर लेके तैयार रहते हैं, ठीक है, उसके बाद सफेद टोपी वाले पत्थर लेकर के तैयार रहते हैं, काले कपड़े वाले पत्थर लेकर के तैयार रहते हैं। ये तीन ही लोग क्यों पत्थर लेके तैयार रहते हैं? क्या कभी आपने भगवे गमछे वाले को पत्थर लेके तैयार देखा है? मैं आपसे सवाल करता हूं, है आपने आज तक ऐसा नहीं देखा होगा। आप मुझे, यहाँ पे कोई भी आदमी खड़ा, मैं एक ही सवाल करना चाहता हूँ, क्या कभी किसी ताजिया के ऊपर पत्थर बरसाते हुए देखा है किसी ने?
नहीं देखा होगा, ठीक है। लेकिन जैसे ही हम लोग जय श्री राम का नारा लगा के निकलते हैं तो हमारे ऊपर जरूर पत्थर बरसाया जाता है। इस देश में पत्थर वाला लोकतंत्र आ चुका है, ठीक है, पत्थर वाला लोकतंत्र आ चुका है और ये देश अब संविधान से नहीं पत्थर के हिसाब से चल रहा है। ये आप नोटिस कर लीजिए। आपको पता है क्या, ये रोना जो है ना, ये इनके घर जाने पे तो रोते ही हैं ये लोग। राहुल गांधी को जब घर से खाली करवाया गया था ये लोग तब भी वही बात रो रहे थे, ठीक है। छत्तीसगढ़ में जब घर खाली करवाया जाता है ये तब भी वही बात रोते हैं। इनको घर खाली करने से बहुत दिक्कत है। पूछिए क्यों? क्योंकि उस घर के नीचे ना इन्होंने पत्थर और पेट्रोल बम दबा रखे होते हैं। हथियार भी मिले बहुत सारे। अब बस मैं वही बात तो कह रहा हूँ ना। क्यों में हथियार कहाँ से आए? अरे मैंने वहां से एक वीडियो देखी सर, ठीक है। हमारे कुछ साथी रिपोर्टर है, वो लोग वहां पे गए इंटरव्यू करने के लिए। वो लोग जाकर के बड़ों से सवाल कर रहे हैं, महिलाओं से सवाल कर रहे हैं। तो एक तंत्र देखिए कि महिलाओं को आगे किया जाता है, पुरुषों को पीछे किया जाता है, ठीक है, ताकि अगर महिलाएं बात भी करेंगी तो उसे डिफेंड किया जा सके। इस बार तो बच्चों को आगे कर दिया। हाँ, और छोटे छोटे बच्चे आगे आकर के बोल रहे हो कि हम नहीं थे। अरे भाई, तुम 14 साल के लड़के, तुम्हारे हाथ में किताब शोभा देगी कि पत्थर शोभा देगी, है? और उसके बाद विपक्षी नेता आकर के कहते हैं कि भाई साहब हम जो है ना इस देश में लोकतंत्र बचाना चाहते हैं। जब इनका लोकतंत्र और अभी के लोकतंत्र में फर्क देखिए कि इनका लोकतंत्र कुछ इस प्रकार से हुआ करता था कि बड़ा पेड़ गिरता है ना तो धमाका होता ही होता है, ठीक है, धरती हिलती है, ठीक है। इनका लोकतंत्र ये था। सिखों को पकड़ पकड़ के मारा, इनका लोकतंत्र ये था, ठीक है। हिंदुओं को पकड़ पकड़ के राइट्स किए गए, इनका लोकतंत्र ये था। कश्मीरी पंडित्स को पकड़ पकड़ के राइट्स किए गए, इनका लोकतंत्र ये था। बंगाल में आप जाइए, इनका लोकतंत्र वहां पे नहीं दिखेगा कि बंगाल में जब भारतीय जनता पार्टी और संघ के कार्यकर्ताओं को पकड़ पकड़ के मारा जाता है ना, और वोट देने जाने वालों को पकड़ पकड़ के बोला जाता है कि वोट जाएगा तो टीएमसी के ऊपर जाएगा, इनका लोकतंत्र वहां नहीं दिखता है। कर्नाटक में पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगते हैं, इनका लोकतंत्र वहां नहीं दिखता है। महाराष्ट्र में हनुमान चालीसा बंद करवा दी जाती है, इनका लोकतंत्र वहां नहीं दिखता है। गुजरात में काजल हिंदुस्तानी को अरेस्ट किया जाता है, इनका लोकतंत्र वहां नहीं दिखता है। 5 साल के लिए पार्टी से निलंबित करना पड़ गया नुपुर शर्मा को, उस वक्त इनका लोकतंत्र नहीं दिखा। और लोकतंत्र कब दिखेगा? जब दंगाई खड़े होकर के पत्थर चलाएंगे। ये इनका लोकतंत्र है सर। और अगर ये लोकतंत्र है तो इस लोकतंत्र को जेब में डालो, हमें ऐसे लोकतंत्र की आवश्यकता नहीं है। बहुत बढ़िया। ये कब तक रहेगा मतलब हिंदुस्तान में, जब ये हिंदू अगर बोलना शुरू करे तो हिंदू गलत है और हिंदू ने अगर चुपचाप सहन किया तो हिंदू सहनशील है? भाई ऐसा क्यों? देखिए सर, हम सहनशील हैं, ठीक है, हम सहनशील अच्छे हैं, ठीक है, क्योंकि हम ही लोग खड़े होकर के ये भी बोलते हैं अहम ब्रह्मस्मि, और हम ही लोग वसुदेव को कुटुंब भी मानते हैं, वसुधा को कुटुंब मानते हैं, ठीक है। ये हमारी संस्कृति सिखाती है। लेकिन उनकी संस्कृति क्या है? आर यू जिहादी? आई वांट टू कट योर थ्रोट। ये उनकी संस्कृति है, ठीक है। हमारे और उनमें बस इतना सा अंतर है कि हम वसुधा को कुटुंब मानते हैं और वो लोग कहते हैं कि अगर तुम जिहादी हो तो तुम्हारे साथ वही होना चाहिए जो हमारे किताबों में लिखा हुआ है, ठीक है, आसमान से जो किताब आई है ना। ये डबल स्टैंडर्ड क्यों सर? हम लोग अगर मांग कर रहे हैं यूनिफॉर्म सिविल कोड की कि ये चचा है, ये भाई साहब है, ये भाई साहब है, हम सभी एक समान हो, ठीक है। इनकी एक बीवी, इनकी भी एक बीवी, इनकी भी एक बीवी, मेरी भी एक बीवी, ये नहीं चलेगा। इनकी 4 बीवी, इनकी एक बीवी, इन्होंने दूसरी कर ली तो इनको जेल, इन्होंने 5 बीवी कर ली तो भाई साहब अरे वाह आपकी तो शादी हुई है, मेरी तरफ से फूल का गुलदस्ता। ये डबल स्टैंडर्ड है सर, है ना। हम कह रहे हैं कि यूनिफॉर्म सिविल कोड इंप्लीमेंट होना चाहिए। हम कह रहे हैं कि वहां पे मज़ारें हैं जो सरकारी जमीन पे आती हैं, ठीक है, या नहीं तो वो किसी की प्राइवेट प्रॉपर्टी पे भी आती है तो उसे हटाया जाए। अगर मैं तो कहता हूँ भाई मंदिर भी आता है तो भी हटा दो। इतने हिंदू मंदिरों को हटाया गया सरकारी जगह से, तब तो हिंदू नहीं बोला कुछ। हमारी गलती, हमने पत्थर नहीं चलाए ना सर, हम पत्थर पे विश्वास नहीं करते हैं। हम ही लोग देखिए, एक तो मैं ना जो भीमराव अंबेडकर के जो आजकल सो कॉल्ड उनके जो बन के घूमते कहते हैं कि भैया हमारे गुरु है, ठीक है, उनके साथ पता है वो लोग नारे लगा रहे हैं जय भीम जय भीम। असलियत में ना जय भीम हम कर रहे हैं सर, संविधान का असल उपयोग हम कर रहे हैं। 500 सालों तक मंदिर मांगते रह गए, 1000 सालों से काशी विश्वनाथ मांग रहे हैं, ठीक है। यह हम कानून पे इतना भरोसा करते हैं। और वो लोग क्या करते हैं सर? वो लोग करते हैं कि सर अगर वक्फ बोर्ड क्या कह रहा है, ये जमीन मेरी, ये दूर दूर तक मुझे तो लगता है वक्फ की प्रॉपर्टी पता है कैसे बनी है? गाड़ी से निकले टहलते हुए, गाड़ी जहां तक जाएगी वहां तक की जमीन अब मेरी हो जाएगी। उन्होंने ऐसा रूल बना रखा है, ठीक है। और ये रूल दिया किसका गया था? कांग्रेस पार्टी का। अगर हिंदू लॉ बोर्ड, एक सेकंड सर, एक सेकंड सुनो, कांग्रेस ने नहीं दिया था। हाँ, उसमें बहुत सारे हिंदू भी सांसद थे। हाँ, क्यों नहीं बोला? क्यों नहीं बोला? कांग्रेस। सॉरी टू इंटरप्ट, ठीक है। अगर वो हिंदू होंगे ना तो वो हिंदू नहीं होंगे सर, ठीक है। सुनिए, दोज वर नॉट हिंदूज, ठीक है। फर्स्ट थिंग, एक बात सुन लो, जो बोलिए। ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया स्पॉन्सर्ड क्राइम है।
ये कांग्रेस उस या वक्त की गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कौन थी? गवर्नमेंट ऑफ उस वक्त इंडिया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया उस वक्त गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में बैठा कौन था? वर्तमान की गवर्नमेंट ऑफ इंडिया उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। ये वर्तमान कह रहे हैं, मैं कांग्रेस कह रहा हूँ, बस इतना सा अंतर है। ये वर्तमान कह रहे हैं, मैं कांग्रेस कह रहा हूँ, सिंपल सी बात है। कुछ नहीं, ठीक है सर, कांग्रेस के कहने से कुछ नहीं। काले ना वो कानून सरकार काले में- कानून को इम्प्लीमेंट सुनो, कर, सुनिए सर, आप बोल लीजिए उसके बाद में। वो सत्ता में अब नहीं है, ना उसकी हैसियत है सत्ता में आने की। Those are in the power, those are in the government now, they are responsible to hold such a वक्फ बोर्ड for 10 year। 10 year से क्या कर रहे हैं आप? जो गलत है उसे मिटाने की जिम्मेदारी वर्तमान सरकार की है। तो ये 10 साल तक जो वक्फ बोर्ड आपके ऊपर घूमता रहा, उसके लिए जो वर्तमान की सरकार है वो जिम्मेदार है। ठीक है, ये वर्तमान की सरकार को दोष ठहरा रहे हैं, लेकिन मैं उसी सरकार को दोष ठहराऊंगा। उसके पीछे का कारण पूछिए क्यों? क्योंकि अगर बिल्डिंग मजबूत होती है ना, तो उसके लिए नींव मजबूत रखनी पड़ती है। नींव उनकी वक्फ बोर्ड वालों की नींव मजबूत कांग्रेस वालों ने रखी है सर, तभी आज वो लोग इतना उछल रहे हैं। ठीक है, उन्होंने नींव मजबूत कर दी कि भाई साहब वक्फ बोर्ड बनेगा तो बनेगा, ठीक है। और आज हम लोग खड़े होकर के कह रहे हैं कि भाई साहब वक्फ बोर्ड हटाइए। हम भी कानून सुनिए सर, 5 साल और टेन्योर मोदी सरकार का अभी का बयान है कि आखिरी के जो सर बोलने दीजिए सर। 5 साल आप बोले सर, ना, मोदी जी मोदी सरकार ने क्लियर कहा है कि भाई साहब आखिरी के जो 5 साल का टेन्योर होने वाला है ना मेरा, इसी मोदी सरकार सुनिए तो उन्होंने कहा है कि ये सबसे खतरनाक टेन्योर होगा। इसमें ऐसे ऐसे कानून आएंगे ना कि क्लियर पता चल जाएगा। ठीक है, आई एम नॉट सपोर्टर ऑफ मोदी। नरेंद्र मोदी को मैं तब बुरा कहता हूँ, मैं उसको बुरा पता है कब कहता हूँ, जब वो जाकर के राम भक्तों को, गोली चलाने वालों को जाकर के पद्म विभूषण उसके गले में टांग देता है। मैं गलत बोलूंगा उस समय पे, ठीक है, लेकिन जब वो सही काम कर रहा है तो सही कर रहा है भाई। तुम बोलते क्यों? सीधी गोली मारो सालों को उनको तुम। ठीक है, इसी मोदी को राहुल गांधी कह रहे हैं कि अभी भ्रष्टाचारियों का अमृतकाल चल रहा है। हाँ, बिल्कुल सही बात कह रहे हैं, भ्रष्टाचारियों का अमृतकाल चल रहा है, जेल में चल रहा है सर। ठीक है, झारखंड में जेल में चले गए, लालू यादव जी को बार बार व्हील चेयर पे बैठ बैठ करके एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट के दफ्तर के चक्कर काटने पड़ रहे हैं। उसके बाद आप चले जाइए बंगाल में, तो बंगाल के नेताओं का वही हाल है। आप दिल्ली में आ जाइए, दिल्ली में तो 3 ऑलरेडी जेल में मसाज करवा रहे हैं। सर ये जो चल रहा है ना अमृतकाल बढ़िया चल रहा है सर ऐसे में, ठीक है, और ये अमृतकाल चलते रहना चाहिए। और मैं बीजेपी से दरख्वास्त करना चाहता हूं कि अगर बीजेपी के नेता भी ऐसे हैं ना, तो उन्हें भी जेल में डालिए, ठीक है, क्योंकि लोकतंत्र का इस्तेमाल इसी प्रकार से होना चाहिए। ईडी सीबीआई के ऊपर ये लोग बोलते हैं कि ईडी सीबीआई आज गलत है ना, ये लोग पत्रकारों को बोलते हैं। पत्रकारों का 2008 का मीरा राडी का स्कैंडल ये लोग नहीं बताएंगे कि कैसे न्यूज रूम में बैठ करके डिसाइड हुआ करता था कि भाई साहब कौन मंत्री बनेगा कौन नहीं बनेगा। उस समय पे इनका लोकतंत्र खत्म हो जाता है। और जैसे ही नरेंद्र मोदी बोलता है कि भाई साहब अगर पत्रकार गलत है, चाइना से फंडिंग हो रही है, तो इनके ऊपर केस होना चाहिए, तो उस समय पे लोकतंत्र खतरे में है। अगर लोकतंत्र खतरे में है तो लोकतंत्र का अमृतकाल चल रहा है, ऐसे ही खतरे में रहे सर।